नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम अर्थनीति में। मैं हूं कवीन सचान। एक वक्त था जब हमें कुछ खरीदारी करनी होती थी तो हम अपने पर्स में नोटों से उसमें ज़्यादा वजन होता था और सब कुछ कुछ वर्षों के अंदर बदल गया है। एक प्लास्टिक के कार्ड या मोबाइल या फिर कंप्यूटर लैपटॉप के जरिए घर बैठे लाखों का लेन देन हम आज करते हैं। यानी अब ज़माना डिजिटल मनी या डिजिटल पेमेंट का है। तो आज समझेंगे कि इस तरीके से डिजिटल पेमेंट का दायरा और इसकी ताकत पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी है। इसका असर किस तरीके से इकोनॉमी पर दिखता है और भविष्य की जरूरतें और चुनौतियां इसे लेकर क्या दिखती हैं। रिजर्व बैंक के मुताबिक साल 2014-15 में जहां 823 लाख करोड़ रुपए का लेन देन डिजिटल मोड के जरिए हुआ, वहीं 2018-19 में ये राशि बढ़कर 1638 लाख करोड़ रुपए की पहुंच गई। लेकिन हाल के दिनों में डिजिटल पेमेंट समय की मांग बन गया। बीते महीनों में यूपीआई ट्रांजैक्शन में भारी बढ़त देखने को मिली। जैसे साल की शुरुआत यानी जनवरी के महीने में करीब 130 करोड़ से ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शंस हुए। जुलाई में यह आंकड़ा 149 करोड़ को पार कर गया। वहीं सितंबर में 180 करोड़ और पिछले महीने यानी नवंबर में 221 करोड़ से भी ज्यादा का भुगतान यूपीआई के जरिए हुआ है। अगर इसी ट्रेंड को भुगतान की राशि के रूप में देखें तो जनवरी 2020 में 2,16,000 करोड़ से ज्यादा का भुगतान यूपीआई के जरिए हुआ। सितंबर में 3,29,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान यूपीआई के जरिए हुआ और नवंबर में यह आंकड़ा 3,90,000 करोड़ रुपए को पार कर गया। तो आज अपने कार्यक्रम में हम समझेंगे कि असल में जो डिजिटल मोड है ये किस तरीके से अपने दायरे को बढ़ा रहा है और इसका दायरा बढ़ क्यों रहा है, और दूसरा सवाल कि डिजिटल मोड के बढ़ने के साथ इसका अर्थव्यवस्था से क्या संबंध है, उस पर क्या असर है। और जब कहा जाता है कि हम कैश फ्री इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं तो उसमें किस तरीके से ये मोड अब तक कारगर रहा है और भविष्य में क्या और ज़रूरतें हैं, क्या और बदलाव की हम सोच सकते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं जिनके जरिए हम आज इस पूरे के पूरे मसले को समझेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दिलीप चेनाव साहब, सेक्रेटरी जनरल हैं फिक्की से। आपका बहुत बहुत स्वागत सर। हमारे साथ दूसरे खास मेहमान हैं आरिफ खान साहब जो कि चीफ डिजिटल ऑफिसर हैं नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में करना चाहूँगा आरिफ साहब आपसे ही कि जब डिजिटल मोड को हम पिछले अगर 10 साल के पहले मैं जाऊँ और डिजिटल मोड के बारे में हम चर्चा करते थे, सोचते थे, लेकिन आज उस वक्त की जो तमाम परेशानियां या इफ एंड बट्स या आशंकाएं थीं वो किस तरीके से खत्म हुई हैं और आज हम किस तेजी के साथ जो आंकड़े इशारा कर रहे हैं हम उसे अडॉप्ट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी इन द शो। देखिए, अगर आप थोड़ा पीछे हट के अगर हम देखें तो ये पूरा जो डिजिटल रेवोल्यूशन हुआ है उसमें हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखना है ये जो पूरा जैम ट्रिनिटी जिसके बारे में अक्सर हमारे प्रधानमंत्री भी बात करते हैं। तो अगर आपको याद होगा तो थोड़े साल पहले ये जो स्कीम चली थी कि हर फैमिली का एक बैंक अकाउंट खुलेगा, उसके साथ ये जो पूरा आधार जो चला है वेर पूरे मतलब हिंदुस्तान की 95% पॉपुलेशन प्लस जो पूरा आधार के अंदर आ गया है, और ये जो मोबाइल रेवोल्यूशन हुआ है पिछले 10 साल में इंडिया में, ये तीन चीज़ का बहुत महत्व है इंडिया को डिजिटल बनाने के लिए। और अगर आप अभी जैसे आप यूपीआई की बात कर रहे थे, अब क्या हुआ है कि पहले जो डिजिटल ट्रांजैक्शन होते थे ये थोड़े जैसे हम बोलते हैं ना प्रिविलेज लोग के पास था कि जो या तो आदमी एटीएम के पास चले जाए या तो जिनके पास कार्ड होता था, और वो जनरली जिनके पास कार्ड होता था वो बहुत कम साधारण लोगों के पास होता था, वो ज़्यादातर जो ऊंचे तबके के लोग होते थे उनके पास होता था। लेकिन मोबाइल फ़ोन आज की तारीख में अगर आप स्मार्टफोन भी देख लीजिए जिसका नंबर तकरीबन 500 मिलियन है इंडिया में, या आप स्पीकर फ़ोन भी देख लीजिए, ये एक बहुत ही अहम चीज़ आ गई इन सब में। और उनका सबका भी बैंक अकाउंट भी खुल गया है, आधार भी है। तो ये पूरा जो इकोसिस्टम इसके साथ जो बन गया है उसके द्वारा जो डिजिटल पेमेंट्स का ग्रोथ हुआ है ये खास कारण है डिजिटल पेमेंट्स का ग्रोथ करने का। और उसके साथ जो दूसरी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज आई है और हमारे जो रेगुलेटर ने बड़ा प्रोग्रेसिव स्टेप्स लिया है इसको इनकरेज करने के लिए, इसको कस्टमर को एडुकेट करने के लिए, ये सब चीज़ से हम आप देख रहे हैं कि जो नई पीढ़ियाँ जो जवान हमारी पीढ़ी ना ही वही डिजिटल एक्सेप्ट कर रही है, लेकिन आप अगर
टिपिकली बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई से जब इंटीरियर्स में भी जाते हो, इंडिया के टियर 2, टियर 3 में भी जाते हो, तो ये पूरा इकोसिस्टम उधर चल पड़ा है। तो ये मोबाइल पेमेंट्स जो है, जो बड़ा आसानी से सिक्योरली जो पेमेंट कर सकते हैं, और खासकर अगर आपने रिसेंट 6-9 महीने में देखा था ये पैंडेमिक के टाइम पे, जहां आप अगर किसी को कार्ड देते हैं तो आपको डर है कि आप वो कांटेक्ट में आ जाएंगे। तो ये जो मोबाइल पे जो पूरा रेवोल्यूशन हुआ है, और इस पे जैसा यूपीआई जैसा सोल्यूशन जो बड़ा सिंपल है, काफी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, जैसे कि भीम पे हमारे पास तकरीबन 20 लैंग्वेजेस है, तो ये सब चीज ने बड़ा आसान कर दिया है कस्टमर को अडॉप्ट करने के लिए। तो ये चीज की वजह से आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि मोर और मोर यूज केसेस हो रहे हैं। और जो अलग हमने एक एहसास किया है कि जो साधारण, जिसको हम साधारण हिंदुस्तानी समझते हैं, वो काफी चतुर है। अगर उनको आप इनेबल करके एडुकेट कर देते हैं तो उनको पता है कि उसको कैसे यूज करना है। तो उनको अगर उनके पेरेंट्स को गांव में पैसे भेजना है, या उनको कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन करना है, या उनको कोई मैसेजिंग करके पेमेंट कलेक्ट करना है, उन्होंने बहुत सारा उसके अराउंड इकोसिस्टम बना लिया है। तो ये काफी हद तक चल रहा है। और इसके साथ अगर आप दूसरी चीज देखेंगे जो डिजिटल इंडिया में हेल्प कर रही है, जैसे कि ये आधार इनेबल पेमेंट्स है, ये तकरीबन 400-450 मिलियन ट्रांजैक्शन होते हैं महीने के। अब इसके साथ क्या हुआ है कि जो दूर इलाकों में जहां एटीएम और ब्रांचेस नहीं थे, और जहां किसी को ब्रांच जाने के लिए 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर चलना पड़ता था, या बस लेना पड़ता था, 2 घंटे खड़े रहना पड़ता था, अब वो भी बड़ा आसान हो गया। क्योंकि अभी इंडिया में तकरीबन 2 मिलियन प्लस ये बीसी लोकेशंस है। ये बेसिकली सार्थक है, मतलब आप उधर जाते हो, आपका आधार या कार्ड इस्तेमाल करके आप कैश इन कैश आउट कर सकते हो और बेसिक बैंकिंग कर सकते हो। तो ये बहुत ही मिनिमल कॉस्ट में ये जो इकोसिस्टम पूरा बना है, जो पूरा इंटरनेट पे कनेक्टेड है, इसने इंसान के लिए बड़ा आसान और सुरक्षित कर दिया है। और इसका अडॉप्शन अभी हमारे हिसाब से, ये जो आपने नंबर बोले जैसे 2.3 बिलियन यूपीआई ट्रांजैक्शन, हमारे हिसाब से तो ये बस बिल्कुल स्टार्ट है, ये बिलियन अ डे तक जाना चाहिए। ओके दिलीप साहब, जो कि आरिफ साहब कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी हमने तो रेस की शुरुआत की है, जिस तरीके के नंबर, जो एक बड़ा बाजार भारत में है। लेकिन अगर मैं मार्केट और इंडस्ट्री के नज़रिए से देखूं, चाहे वो कोविड काल हम देख रहे हो, वहाँ पर किस तरीके से इस मोड ने मदद की है इकनॉमी के नज़रिए से, और दूसरा जब से हम पॉलिसी के तौर पर इसे अडॉप्ट करने की बात कर रहे थे, उसका रोल या योगदान ओवरऑल इकोनॉमी पर किस तरीके से पड़ रहा है, और अब तक कितनी हिस्सेदारी उसकी बढ़ी है? तो काविन, जैसे आरिफ साहब ने कहा था और जैसे आपने भी शुरुआत में कहा कि इसकी बहुत आपने 2018 से एक तरीके से उसका जो आंकड़े पेश किए थे, तो कोविड के द्वारा, क्योंकि आपका प्रश्न कोविड के द्वारा है, उसमें 3 चीजें बहुत उभर के आई है, सामने उभर के आई है। ये पहला जो था कि लोग जो कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी कर रहे थे और कॉन्टैक्टलेस पेमेंट, तो ये एक बहुत बढ़ के एक कैटलिस्ट था कि जो जिन दुकानों पे या जिन जो सर्विस प्रोवाइड करते थे, जो उनके पास कोई डिजिटल पेमेंट की सुविधा नहीं थी, वो एक तरीके से उसमें कैसे आए। तो ये जो 800, जैसे आपने 823 से बढ़ा के 1638 तक आया है, और इस साल इसको और बढ़ने की एक संभावना है। ये बिल्कुल एक तरीके से कोविड का एक ये था, क्योंकि अगर आप देखें अलग अलग ट्रांजैक्शन, और मैं सब ट्रांजैक्शन के एक मिनट में जिक्र करता हूं, तो आप एक इंडिविजुअल लीजिए, एक पर्सन ले लीजिए, वो जो अगर शहर में काम करता है तो वो अपने परिवार को गांव में पैसे ट्रांसफर करता है, कोई बैंकिंग करता है, कोई डिजिटली करता है, और बाजार में क्योंकि काफी लोग अभी उसमें लिटरेट नहीं है, वो घबराते हैं, तो बाजार में इंटरमीडिएटरीज आ गए हैं जो अपने अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करते हैं लोगों के अकाउंट में, और एक तरीके का यहाँ से कैश ट्रांजैक्शन होता है, लेकिन वहां पे डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है, फिर कैश आता है। दूसरे जो है ये मर्चेंट, मैं अगर कुछ खरीदता हूँ ऑनलाइन, जो ई कॉमर्स साइट्स या ई फार्मेसी साइट्स, उसको ऑनलाइन पेमेंट करता हूँ, या किसी दुकान में या कहीं जा स्टोर में पेमेंट करता हूँ, या गवर्नमेंट टैक्सेस, तो अक्सर सारे टैक्सेस ई पेमेंट की सुविधा हो गई है, और जो पानी, बिजली, गैस, वो शहरों में तो वो एक डिजिटल पेमेंट की एक सुविधा हो गई, तो इससे वो बढ़ रहे हैं। अगर आप मर्चेंट देखें तो या कोई
कंपनी देखें तो सैलरी भी इस दौरान, क्योंकि कोई सैलरी लेने नहीं आता था, तो वो सैलरी ई ट्रांसफर हो रहे थे और अलग अलग किस्म से वो ट्रांसफर हुआ करते थे। और वेंडर पेमेंट्स भी अभी ई ट्रांसफर हो रहे हैं। और टैक्सेस और सारे जो जीएसटी का पूरा एक तरीके से यानी कि डिजिटल हो गया। तो जो आपके 1 लाख 5,000 करोड़ या जो आप हर महीने देख रहे हैं, वो हर 100% डिजिटल पेमेंट है। और फिर गवर्नमेंट का है, और एक काफी बड़ा आंकड़ा उसमें बढ़ने का ये है, क्योंकि सारे जो सब्सिडी स्कीम है और इस दौरान जो आत्मनिर्भर भारत के जो दौरान जो मनी ट्रांसफर किया गया है अलग अलग वर्ग को, वो सारे डीबीटी से हुआ है। जितने भी वेलफेयर स्कीम्स जो नरेगा है, वो सारे डिजिटल से हो गया। और जैसे आरिफ साहब ने कहा था, वो जनधन अकाउंट, आधार और मोबाइल का जो ट्रिनिटी है, उससे हर वर्ग को बहुत फायदा हुआ है। तो ये बढ़ के, और हमारा ये मानना है, हमने जब ये एक कमेटी बनाई गई थी, तो ये डिजिटल पेमेंट्स को डीपन करने की क्या आवश्यकता है और क्या करना चाहिए, उसमें जो हमने अनावा किया था, और वो जो है उस टाइम ये $200 बिलियन का मार्केट था। तो हम कह रहे हैं 223 तक ये 1 ट्रिलियन हो जाएगा, यानी कि ये 5 गुना बढ़ेगा। तो अगर आप आंकड़े लगाएं, जो 800 करीब 23 लाख करोड़ था, इसको ये 5 गुना बढ़ने की एक है 2023 तक। तो ज्यादा से ज्यादा जब लोग इसको इस्तेमाल करेंगे, और अब एक चीज बिल्कुल मुमकिन है, चाहे कोविड हट जाए, नॉर्मल लाइफ पे आ जाए, लेकिन डिजिटल ट्रांजैक्शन आगे जाके एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी सुविधा है। और कल जो आरबीआई गवर्नर ने जो अनाउंस किया था, आरटीजीएस सिस्टम 24/7, आजकल तो खाली 5 दिन के लिए है। ये जो डिजिटल पेमेंट का 2,000 से 5,000 रुपए का कॉन्टैक्टलेस एक तरीके से बढ़ाना, ये सब एक तरीके से बहुत सुविधा करेंगे इस मार्केट को बढ़ाना। और प्रधानमंत्री भी जब बाहर गए थे, जब सिंगापुर गए थे पिछले साल, उनने सिंगापुर के साथ एमओयू कराया था भीम के लिए। जब यूएई गए थे, तो हमारे जो ओवरसीज रेमिटेंस के द्वारा उसको सुविधा करने के लिए वहां पे भी यूएई के साथ किया था। तो हमारा जो इंडिया में जो बना हुआ डिजिटल सिस्टम अलग अलग देशों में भी जा रहा है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात कही दिलीप साहब ने, क्योंकि जब आरबीआई गवर्नर ने कहा है, और हम समझ सकते हैं कि सरकार की पॉलिसी के नज़रिए से, या फिर आरबीआई गवर्नर जो कहा कि हम उस एनवायरनमेंट को, डिजिटल मोड को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, उसके लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं, चाहे वो लिमिट को बढ़ाने की बात हो रही हो, 1 जनवरी से 2,000 की बजाय 5,000 की बात कर रहे हो, या फिर 24 आवर सर्विसेज की बात हो रही है। लेकिन आरिफ साहब, यहाँ पर अगर मैं एनवायरनमेंट की बात करूँ और फ्यूचर ज़रूरतों को देखूँ, जिस तरीके से बाजार बढ़ेगा, कंज्यूमर बढ़ेंगे, और जैसे कि आपने कहा कि अभी तो इस दौड़ की शुरुआत हो रही है, उस वक्त के लिहाज से क्या हमें एनवायरनमेंट चाहिए होगा, किस तरीके की टेक्नोलॉजी, और क्या कुछ हम नया हमें इसमें जोड़ना होगा आने वाले वक्त के लिए? तो देखिए सर, जैसे दिलीप जी ने भी बताया, तो ये काफ़ी गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है, जैसे कि अगर आप डीबीटी की बात कर रहे थे सर, और काफ़ी हमने देखा कि फरवरी, मार्च, अप्रैल में काफ़ी गवर्नमेंट की तरफ से जो सब्सिडी जाती है पूरी डीबीटी के थ्रू गई, पूरी डिजिटल। सर देखिए, डिजिटल का जो फ़ायदा है और जिस तरीके से चल रहा है, इसके 2 पहलू है। तो पहले तो एक तो है खाली जो हम पेमेंट का साइड जो काफ़ी बार देखते हैं, दूसरा इसका जो साइड है कि आज की तारीख में अगर आप एक एग्जाम्पल देखिए, बॉम्बे से हूँ, तो बॉम्बे में आप कोई भी स्टेशन के बाहर चले जाएंगे तो आप फाइंड करेंगे सुबह में एक लेडी जो है वो अपनी हरे मसाले की या सब्जी भाजी की एक छोटी सी स्टॉल लगाती है। अब ये जो लेडी है बेचारी गरीब वर्ग से है, इनको इनका बिजनेस चलाने के लिए उनको एक छोटा सी लोन की ज़रूरत पड़ती है। अब इनको जो लोन है कोई बैंक या इंस्टीट्यूशन उनको देता नहीं है, और इसकी भी रीजंस है, मैं आपको 2 मिनट में वो समझाता हूँ। अब इनको ये लोन मिलता नहीं है, तो ये आसानी से एक जाके उनके गली के उधर कोई रहते हैं, या समझिए कि उधर के कोई बड़े आदमी हैं, उनसे वो जाके वो एक मनी लेंडर से जैसे लोन ले लेते। और आप सरप्राइज हो गए कि ये 1,000 रुपये अगर ये इनका बिजनेस का सुबह में लोन देते हैं, ज़्यादातर ये एंड ऑफ द डे शाम को ये लोन उतार देते हैं या नेक्स्ट डे उतार देते हैं। मैक्सिमम 2 दिन का लेता है लोन, और इस पे ये 100 रुपया, 75 रुपीज़, 125 रुपीज़ जितना उनको इंटरेस्ट भरते हैं। तो आप सोचिए, अराउंड खाली वो 1 दिन का यूसेज के लिए उन्होंने 10% भरा है। अब डिजिटल अगर ये लेडी जो है, अगर हम इनको एकदम सिंपल QR कोड के थ्रू ट्रांजैक्शन कराए, उनके पास भी अभी फोन तो आ ही गया है। अगर आप उनसे जो 20 रुपए की सब्जी खरीद रहे हो या 30 रुपए की सब्जी खरीद रहे हो, आपने उसके थ्रू डिजिटल पेमेंट किया, तो ये जो लेडी है इनका एक डिजिटल फुटप्रिंट बन जाएगा।
कि इनको कितना पेमेंट डिजिटली आता है। देखिए, अगर आप इनकी बात की तय में जाए तो आज ये लेडी को लोन क्यों नहीं मिल रहा है? ये लोन इसलिए नहीं मिल रहा है कि उनका कोई आज उनका केवाईसी करना बड़ा मुश्किल हो गया है। एक तो वो, दूसरा उनका एक क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, तीसरा इनका जो छोटा सी लोन होता है बड़ी बैंकों को, इसका कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग बड़ा डिफिकल्ट पड़ता है। इनको कैसे इनको अकाउंट खोले, इनको कैसे सर्विस करे, तो बैंक की भी अपनी अपनी और इंस्टीट्यूशन की भी अपनी अपनी चैलेंजेस है। लेकिन जो जिस तरीके से अब भारत चल रहा है और जो नई नई स्कीम्स आ रही है, गवर्नमेंट का पुश आ रहा है और हम एज एनपीसीआई अलॉन्ग इंडस्ट्री जो कर रहे हैं, ये पूरा क्यूआर कोड, फीचर कोड पे इनेबलमेंट और ये क्रेडिट नेटवर्क आ रहा है ओशन करके, अकाउंट एग्रीगेटर, ये क्या करेगा? ये जो लेडी है इनका एक डिजिटल फुटप्रिंट बनेगा और इनको अगर हम आप इजीली आप उनको बड़ी आसानी से विदाउट कोई पर्सन गोइंग अगर लोन दे सकते हैं, तो आपका जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होता है लोन बुक खोलने के लिए वो बड़ा आसान हो जाएगा। तो ये जो आज ये जो 10% पर डे भर रहे हैं, ये 10% उनको पूरा साल का लोन मिलने की कोशिश रहेगी। तो ये पेमेंट्स के साथ ये जो क्रेडिट का जो व्हील चलेगा, जो हिंदुस्तान को बहुत जरूरत है। इसलिए इंडिया में अगर आप देखें तो अलग अलग आंकड़े हैं, दिलीप जी शायद मेरे से बेहतर समझा सकेंगे, कहते हैं कि 50-60 मिलियन एसएमईज है इंडिया में। प्लस अगर आप प्रोफेशनल देखें तो ये बहुत बड़ी आबादी जो हमारी ये प्रोफेशनल सर्विसेज या सेल्फ रनिंग बिजनेस में है। इनको अगर हम इजीली क्रेडिट इनेबल करते हैं तो ये पूरा व्हील फिर चालू होगा। तो इसके ऊपर भी काफी ध्यान और जोर जा रहा है और जाना चाहिए। और इसके अलावा और एक चीज जो बहुत हो रही है कि जैसे हम स्मार्टफोन की तो बात करते ही है और ये सब ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, काफी हिंदुस्तान में तकरीबन 350 मिलियन फीचर फोन है। अब ये फीचर फोन को यूपीआई पे या पेमेंट करने के लिए इनेबल करना, इसकी बहुत जद्दोजहद और कोशिश चालू है। कि अगर ये वर्क भी इसमें आ जाता है तो फिर ये जो पूरा सिस्टम है हमारा, उसमें एक टर्बाइन जैसा इफेक्ट आएगा और ये फास्ट फॉरवर्ड होगा। तो ये जो इंटरनेट स्प्रेड हो रहा है, मोबाइल पूरा स्प्रेड हो रहा है, और अगर इसमें हम मिलके फीचर फोन पे कुछ आसानी से करते हैं तो ये बहुत एक वैल्यू ऐड रहेगा। ओके दिलीप सर, क्योंकि इंडस्ट्री के नज़रिए से एक और चीज़ जब इकनॉमी को देखते हैं, उसके शेयर को देखते हैं, और जैसा कि कहा आरिफ साहब ने, बहुत महत्वपूर्ण है कि किस तेज़ी के साथ जो अडॉप्ट किया हमने सिस्टम को, उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं सीधे तौर पर इकनॉमी पर नज़र आ रहा है, चाहे वो कोविड काल हो या उससे पहले का काल रहा हो। और अब जब एक बार डिजिटल मोड की हमें आदत पड़ जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा सहूलियतमंद है, उससे वापस लौटने का कोई भी सिस्टम या फिर कोई भी मैं कहूँ कि एक सोच नज़र नहीं आने वाली है, और दुनिया के तमाम देशों ने इसे अपनाया है। लेकिन उद्योग जगत के नज़रिए से इसमें और क्या कुछ वैल्यू एडिशन या इसके दायरे को बढ़ाने की बात हम सोच सकते हैं, जिसके ज़रिए इसका योगदान इकनॉमी पर ज़्यादा नज़र आएगा? क्योंकि दुनिया में जो कई सारी मैं रिपोर्ट्स देख रहा था, वो इशारा करती हैं कि अगर टॉप 5 या टॉप 3 में हम इकनॉमी को ले जाना चाहते हैं तो हमें कहीं ना कहीं जो डिजिटल मोड का तरीका है उसको हमें कहीं एट पास 75% से ऊपर ओवरऑल में ले जाना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल आपने बहुत सही कहा, और आरिफ साहब ने भी कहा था। अगर हमने अभी हाल में ब्रिक्स के एक फाइनेंशियल सर्विसेज की एक कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसमें ये सामने बिल्कुल आंकड़े जो बिल्कुल सामने आए कि ब्रिक्स के, यानी कि ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया और चाइना के बीच में इंडिया में जो है सबसे लोएस्ट डिजिटल पेनिट्रेशन और डिजिटल पेमेंट्स मार्केट है। तो आगे जा करके, और ये आरिफ साहब ने उनको जिक्र किया था, मैं संक्षेप में उनके जो थे मैं बता देता हूँ। जो एक तो था कि ये वॉलंटरी बायोमेट्रिक आधार बेस्ड केवाईसी अगर हो जाए ऑन बोर्डिंग कस्टमर्स के लिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होगा, और उसमें बातचीत चल रही है। और दूसरा, जैसे उन्होंने कहा था कि ये जो वन टाइम ये फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं, या फिर छोटे तक 1 लाख या 5 लाख तक अगर आप दे दें, और लिमिटेड वैल्यू, जैसे इन्होंने 100 रुपए का जिक्र किया था, वो लोकल जो सब्जी बेचती है, उन्होंने बॉम्बे की बात की थी, देश भर में यही है। तो अगर लिमिटेड वैल्यू लेंडिंग एमएसएमई को 6 करोड़ से ज्यादा एमएसएमईज हैं यहाँ पे, अगर आप देखें 60 मिलियन कहते हैं, या 2 मिलियन एसएचजी ग्रुप्स है, या उन सबको अगर ये एक तरीके से ये लिमिटेड लेंडिंग अलाउ कर ले। और गवर्नमेंट ने बहुत से सर्विसेज अभी हैं जो डिजिटल मैंडेट नहीं किया है डिजिटल पेमेंट के लिए। अभी फास्ट टैग तो थोड़े टोल में किया है, लेकिन देश भर में इसको एक तरीके टोल प्लाजा, ये
टिकट्स, क्योंकि कोविड के द्वारा मेट्रो के टिकट्स और वो सब अभी हो गए हैं, बस टिकट्स, ये अगर ये सब करें डिजिटल पेमेंट में, एजुकेशन फीस, इंश्योरेंस पॉलिसीज, और जो सब्सक्रिप्शन जो है, जैसे पानी का बिल हो या लोन्स और इंश्योरेंस हो, अगर इस सबको एक तरीके से मैंडेट करें धीरे धीरे, तो ये नहीं होगा। और हाल ही में जो कैश विड्रॉल्स का जो एक तरीके से लिमिट किया गया है और फ्री विड्रॉल्स को एक तरीके से लिमिट किया गया है, वो भी एक तरीके से एक कदम है। लेकिन दूसरे ओर जो इम्पोर्टेंट चीज है, अभी भी अगर आपका अगर शायद जब आप मार्केट गए होंगे, कहीं पे आप कार्ड का पेमेंट कर रहे होंगे, तो अक्सर ये पता चलता है कि भाई हमारी पॉस मशीन काम नहीं कर रही है, ये कोई प्रॉब्लम है। और इस समय पॉस मशीन ना काम करने का एक बिग चैलेंज है, क्योंकि बैंक वाले और वो पॉस वाले अभी उनके पास ये एक तरीके से सुविधा नहीं है को जाके इतने सारे पॉस मशीन को एक तरीके से दे। तो उसमें वो जो है, ये जो टेक्नोलॉजी का है, जैसे फीचर फोन में जिक्र किया था, तो हम एक टेक्नोलॉजी में एक बदलाव लाएं कि सबसे जो हर वर्ग का ये आदमी व्यक्ति इसको इस्तेमाल कर पाए, और इसके साथ डिजिटल लिटरेसी का, और इसका एक बहुत बड़ा आवश्यकता है कि हम कहीं पे भी लोगों को, जैसे बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट हो या पोस्टमैन हो या अलग अलग लोगों को एक्चुअली ऐसे ट्रेन करें, जो हर वर्ग के लोग को ट्रेन करें को उसको कैसे एक तरीके से किए। और दूसरे जो है, अगर आप देखें तो ये केवाईसी में मर्चेंट अकाउंट और करंट अकाउंट का एक तरीके से लिंकेज है, उसको अगर हम डीलिंग कर सकते हैं, और केवाईसी को सिंप्लीफाई फर्दर कैसे करें, और ये बहुत बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो पूरा जो डिवाइसेस का है पूरा, उसका हम कैसे कम करें, अलग अलग डिवाइसेस को इंट्रोड्यूस करें। और ये बात जो चल रही थी एमडीआर रिस्ट्रक्चरिंग, जो एमडीआर लिमिट्स है गवर्नमेंट में, इसमें एक तरीके से एक 2000 रुपए तक एक तरीके से एक उसको एग्जेम्प्ट किया था, बट उसको भी एक देखना है कि कैसे हो। तो अलग अलग जो उसमें सुधार है, ये धीरे धीरे हो रहे हैं। और आपका जो असली जो था, हमारा ये मानना है कि कोविड के बाद ये डिजिटाइज पेमेंट्स घटेगी नहीं और भी बढ़ेगी, क्योंकि इसकी सुविधा है और इसकी सिक्योरिटी है। और आप अगर देखें तो ये कार्ड जो आप कैरी करते हैं, अगर आप 1 साल 2 साल बाद ये प्रोग्राम फिर से करेंगे, तो आपने आज जो शुरुआत किया था कि हम कैश इकट्ठा अपने वॉलेट में डालते हैं, अभी कार्ड देते हैं, अभी वो कार्ड भी नहीं होगा आगे जाकर के, वो फोन में या क्यूआर कोड में होगा। तो मेरे ख्याल बटुआ कैरी करने का कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि खाली अभी आप डिजिटल लॉकर में आपका आधार डाल सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस डाल सकते हो, आरसी डाल सकते हो, तो आपका फोन ही आपका बटुआ होगा। और आपको कोई, ठीक है अभी थोड़े से जगह पहचान पत्र वो फिजिकल मांगते हैं, बट लेकिन अगर वो पहचान पत्र भी डिजिटल पहचान पत्र पे वो आपको एंटर करने दें, तो बहुत सुविधा हो गई। आगे जाके ये पूरी जो देश का जो डिजिटल इंटीग्रेशन है, ये बहुत बदलेगा, और हम विश्व में एक लीडर के तौर से आएंगे। और हमारे जो, मैंने पहले भी जिक्र किया था, हमारे भीम और यूपीआई ऐप, और उसको हम उसको एक विश्व में फैला सकते हैं और एक लीडर बन सकते हैं। ओके, आरिफ साहब जो बात कर रहे हैं मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और शायद क्योंकि 10 से 15 साल पहले जब हम सोचते थे कि बिना बटुए के या फिर कैश मनी के हम क्या खरीद सकते हैं, ये सोचना शायद जो है एक पाप अपराध की तरह नज़र आता था, लेकिन ये बिल्कुल मुमकिन है। और इसके लिए किस तरीके की टेक्नोलॉजी जहाँ पर काम चल रहा है दुनिया के अलग अलग देशों में, थोड़ा सा चाहूँगा आपसे जानना। और दूसरा एक सिक्योरिटी मेजर है जिसको लेकर आरबीआई गवर्नर भी साफ किया है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जो अभी भी कहीं कुछ लूपहोल्स, या क्योंकि डिजिटल पेमेंट के साथ साथ फ्रॉड के केसेस भी, और भारत में जो अशिक्षा है डिजिटल मोड को लेकर, वो एक बड़ी चुनौती दिखती है। जी जी, तो कविता जी, इससे पहले कि मैं आपके सवालों का जवाब दूं, लेकिन दिलीप जी ने जो बात सेट किया है, मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि उन सब बात पे काम हो रहा है। तो उन्होंने जैसे कि केवाईसी के बारे में बात किया था, तो आपने देखा होगा जो नीति आयोग के सीईओ है, उन्होंने भी ट्वीट किया था, तो उसके ऊपर एक प्रोग्राम है केवाईसी सेतु करके, केवाईसी ब्रिज करके, और वो प्रोग्राम पे टेक्निकली अभी काम चल रहा है, और उसका थोड़े रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में सोचा जा रहा है। लेकिन हमें बहुत कॉन्फिडेंस है, अगर वो आ जाता है, शायद उसमें टाइम वक्त लग सकता है, 3-4 महीने
लग सकते हैं कि ये नेशनल लेवल पर है, लेकिन वो बहुत ही आसान कर देगा और साधारण कर देगा इंडिविजुअल और बिजनेसेस को आगे बढ़ने के लिए। दूसरा, एक और चीज़ अभी रिसेंटली काफ़ी वक्त से है, लेकिन थोड़ा अब हम उसे प्रमोट कर रहे हैं कि जो नॉर्मल बिजनेसमैन हैं वो अब भीम ऐप पे अपने आप को मर्चेंट के साथ रजिस्टर कर सकते हैं। तो वो जो आपकी जो भीम ऐप है उसी पे आप अब मर्चेंट बन सकते हैं और आप पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी कुछ चल रहा है। ये जो व्हील है अभी ये थोड़ा थोड़ा करके ये स्पीड पकड़ेगा। सर ये आपने जैसे बात की, ये जो पूरे हम एज NPCI हम तकरीबन एक महीने में कम से कम 25 से 30 डिफरेंट कंट्रीज से बात करते हैं, उनके अलग अलग लेवल पे, राइट, उनके रेगुलेटर, उनके जो फिनटेक प्रोग्राम्स है, उनके जो स्टार्टअप प्रोग्राम सबसे। लेकिन हमें नहीं लगता कोई भी एंगल से हमारा देश किसी हिसाब से पीछे है। अगर आप देखें जो सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज है उसमें इंडिया काफ़ी आगे है। बल्कि ठीक है, उधर ये थोड़े साल पहले चालू हुआ है तो अडॉप्शन, और देखिए दूसरी बात ये सोचने की हमारा देश भी उतना बड़ा है और हमारा जो पॉपुलेशन साइज भी उतना बड़ा है। काफ़ी आप कन्याकुमारी से कश्मीर तक देखें तो बड़ा देश, तो इसमें थोड़ा वक्त लगता है। तो अगर आप देखें कोई टेक्नोलॉजी के हिसाब से तो ऐसे कोई मिसिंग नहीं है। हाँ, कोई चीज़ है जो हम उनसे लर्न कर रहे हैं और इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। एक चीज़ जो है जो मुझे लगता है और हमें NPCI पे लगता है कि हमें बहुत जल्दी एक्सलेट करना है, और अगेन इसमें गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी स्टेप्स लिए कि इंडिया को ये बेसिक डिजिटल होता है। जो आप जैसे कि आपने रसीद की बात करी, आपका रेंट अग्रीमेंट है, या आप जाके कोई मंडी से कोई आपका जो क्रॉप है वो डिपॉजिट किया है, जो रसीद होती है, ये सब अगर डिजिटल हो जाएगा तो ये आने वाले सालों में आपने सुना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आजकल बहुत चर्चा हो रही है। तो इंडिया एज अ नेशन अगर इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सबसे आगे रहना है तो पहले हमें हमारा जो डेटा है उसको डिजिटलाइज करना है। क्योंकि अगर वो डेटा मशीन रीड में होगा तो हम बहुत इस पे फिर आगे तरक्की कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखिए, हम हमारे रोल में काफी यंग इंडियन से बात करते हैं, जो स्टार्टअप जिसको हम कहते हैं, इनकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है और इनकी जो एबिलिटी है, इसमें कोई शक नहीं कि ये आगे जाके बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स और कंपनीज बनाएंगे। इनका लेकिन जो फाउंडेशन है, जो इनको करना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, इसके लिए डिजिटल डेटा बहुत जरूरी है। तो उसमें हमें गवर्नमेंट मशीनरी को मिलके हिंदुस्तान को ज्यादा से ज्यादा जो इंफॉर्मेशन है हमारी उसको डिजिटलाइज करना है। तो ये एरिया जो एक है, जो अगर हम मेहनत करेंगे, जैसे एक और मैं एग्जाम्पल देता हूं, आज हमारे जो फार्मर है, फार्मर को गवर्नमेंट वो गोनियां देती है जिसको बेल्स कहते हैं हम, वो बेल्स की जो रसीद होती है हमें उसे भी डिजिटलाइज करना है। राइट, कि अगर वो डिजिटलाइज होगा तो तुम्हारे पास एक पूरा ट्रैकिंग रहेगा, उसको आप कोरिलेट कर सकते हैं और उसके ऊपर फिर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा बहुत सारी और चीज कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का मेरे साथ इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए। और डिजिटल मोड का प्रेजेंट क्या है, वर्तमान क्या है, इसकी जरूरत क्या है और भविष्य क्या हो सकता है, इसको समझाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो अर्थनीति में आज इस कार्यक्रम में आपने देखा और समझा कि किस तरीके से डिजिटल मोड ने भारत में तस्वीर को बदला है, पेमेंट का जो जरिया है, जो तरीका है, उसे बदला है, और इसका असर किस तरीके से इकोनॉमी, हम पर और देश पर पड़ रहा है, और भविष्य में किस तरीके से ये नया रूप, नया आकार, ये नई तस्वीर के साथ हमारे सामने आ सकता है, और उसकी ज़रूरतें क्या होंगी और उसको लेकर बदलाव क्या हो सकता है। तो आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।